अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल के जो ज़िम्मी इंतखाब थे वो तहरीके इंसाफ के लिए हैरान कुन थे, इसलिए चूंकि इन इंतखाब से पहले उनके जितने भी बुज़रा थे वो ये कह रहे थे कि क्लीन स्वीप होने जा रही है, मगर जब नताइज आए तो लाहौर, अटक और बन्नू से जो नताइज आए वो तहरीके इंसाफ के लिए काफ़ी हैरान कुन थे। आइए इसके बारे में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अगर पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख पर नजर डाली जाए तो हमेशा से देखा गया है कि हुकूमत वक्त ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है, मगर 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में सूरत हाल काफी मुख्तलिफ नजर आई कि इमरान खान अपनी छोड़ी हुई 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर हार गए। NA 35 बन्नू में इमरान खान ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में MMA के अकरम दुरानी को 7002 वोटों से शिकस्त दी, लेकिन 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अकरम दुरानी के बेटे जायद अकरम दुरानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 23,000 वोट से शिकस्त दे दी। NA 131 लाहौर में भी 2018 के इंतखाबात में इमरान खान ने साद रफीक को 680 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में साद रफीक ने तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर को 10,000 वोटों से शिकस्त दे दी। 25 जुलाई के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और 9 में से 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि नून लीग सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में NA 103 फैसलाबाद में नून लीग के अली गौहर ने 77,539 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 66,627 वोट हासिल किए। कौमी असेंबली में हुक्मरान जमात PTI और मुस्लिम लीग नून ने 4-4, मुस्लिम लीग काफ ने 2 और MMA ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। पंजाब में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के 4, मुस्लिम लीग नून 5 और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने 6, मुस्लिम लीग नून ने 1, ANP ने 2 और सिंध में पीपल्स पार्टी 2, बलोचिस्तान में BNP 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल कर ली। आज नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत में पेश हुए तो वो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से काफ़ी मुतमईन नजर आए और उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन वाज़े पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत के पहले 50 दिनों में ज़िमनी इलेक्शन का इस तरह नतीजा आया है और इलेक्शन में हमने PTI की सीटें जीती हैं। पार्टी की आदत पर पाबंदियों के बावजूद अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट डाला। मैं जेल में रहा, शहबाज शरीफ जेल में हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी सबको पता है। मुझे और शाहिद खाकान अब्बासी को गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अपनी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बताते हुए नवाज शरीफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आने वाला वक्त किस तरह का आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम सब इस मुल्क को मिल्लत की खैर मांगें। हमने बड़ी मेहनत, जाफशानी, दयानतदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा किया। जब मैं वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जब हमारी हुकूमत थी, मेरा ख्याल है कि आप ये रिकॉर्ड की बात है और आप उठा के देख लें कि 4 सालों में डॉलर जो है वो 104 रुपये से बढ़ा ही नहीं, 4 साल एक ही जगह पे खड़ा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या पहले 2 महीने में ही अवाम हुकूमती पॉलिसियों की वजह से नाराज हो गई है? क्या तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया? क्या उम्मीदवारों के चुनाव में तहरीक इंसाफ ने एहतियात नहीं बरती? क्या हुकूमत की माशी पॉलिसियां आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पार्लियामेंट में मजीद हंगामा खेजी होगी। NA 131 और NA 35 में कामयाबी के पीछे इमरान खान फैक्टर था। इन सारे सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ हैं उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म हैं, प्रोग्राम यूथ के वो चेयरपर्सन हैं और इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। और हमारे साथ होंगे अशर रहमान साहब, आपका ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है और आप गहरी नज़र रखते हैं
तमाम मामलात के ऊपर, मगर ख़ास तौर पे आपने जो इलेक्शन कवरेज की है वो आपने भरपूर की है, रिपोर्टिंग आपने की है, एनालिसिस उस पर आपने किया है। मियाँ जावेद लतीफ़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी करेंगे और MNA भी हैं, और नाज बलोच भी हमें जल्द ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप भी MNA हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी और हमारे साथ इस वक्त जाहिद अकरम दुरानी साहब भी हैं। मैं जाहिद अकरम दुरानी साहब के बारे में आपको बता दूं, फोन लाइन पे हमें ज्वाइन करें बन्नू से, और इन्होंने जो है वो उस सीट से कंटेस्ट किया है जिससे पहले इमरान खान साहब ने सीट कंटेस्ट की थी और फिर उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी। इन्होंने उनके वालिद के खिलाफ ये सीट कंटेस्ट की थी, MMA के अकरम दुरानी के खिलाफ ये सीट कंटेस्ट की थी, मगर अब 2.5 महीने के बाद जब इन्होंने अपनी ये सीट छोड़ी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और नुमाइंदे को दिए, तो वो जो ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये सीट हार चुकी है। जाहिद अकरम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अकरम दुरानी साहब, ये बताइए कि 2.5 महीने के बाद ये इंतखाबात फिर से होते हैं और आप फिर जीत जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि 2.5 महीने पहले आपके अपने वालिद जो हैं वो ये सीट हार गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ? कोई जायजा लिया आपने इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन जो मैंडेट है वो बिल्कुल जाली मैंडेट था जो खान साहब लेके गए थे असेंबली में, चोरी शुदा मैंडेट था। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया 6 बजे के बाद, गिनती किसी और ने की, फॉर्म 45 किसी और ने भरे, और जिस तरह अदालतों के फैसले महफूज होते हैं और कुछ दिनों बाद सुनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह रिजल्ट को महफूज किया गया और 3 दिन बाद हमारे MA 35 के फैसले सुनाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये 25 जुलाई वाले इंतखाबात बदतरीन धांधली हुई है मुल्क में। मेरे ख्याल में ये तारीखी धांधली है, और जो मैंडेट खान साहब लेके गए थे वो जिला बन्नू के आवाम का मैंडेट नहीं था, किसी और ने दिया हुआ मैंडेट था इसका। मगर ये बताइए दुरानी साहब के आपकी बातों से इस तरह लग रहा है कि अब जो इंतखाबात हुए हैं वो साफ और शफाफ हुए हैं, आप उनसे मुतमईन हैं, तो फिर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो कोई कसूर ना हुआ, चूंकि जो इंतखाबात 25 जुलाई को हुए थे वो तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है उनकी निगरानी के अंदर हुए थे। बस ये था कि तहरीके इंसाफ को लाना था ना, तो उसमें जो कोई भी मुलव्विस था उसका तो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन यह है कि तहरीके इंसाफ को एक तरीके से लाना था। इस बार जो इलेक्शन हुए हैं 14 अक्टूबर को, यहाँ हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 पहले से ही दिया गया था, हमने मुहैया किया गया था हमने उनको, और हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बैठे रहे, जिनकी उनके सामने हुई, फॉर्म 45 उनके सामने भरे गए, उनको दिए गए, और रिजल्ट फिर अवाम का फैसला जब आ गया तो तकरीबन 23,000 की लीड से मुझे लीड मिला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। ठीक, आपको बहुत मुबारक हो जी आपकी जीत। जाहिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अशर साहब, आप इलेक्शंस को कवर भी करते रहे हैं, 25 जुलाई के इलेक्शंस भी आपने कवर किए, एनालिसिस भी किया, रिपोर्टिंग भी की। अब बहुत कम ऐसे होता है कि जो हुकूमत हो और उसके अंदर जो है बाई इलेक्शंस हो तो हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो हार जाएं, तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अपनी तरफ ले आई? देखिए, मुख्तलिफ इलेक्शन है बहुत, हमने जितने भी इलेक्शन देखे हैं पहले भी जिस तरह होते रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे पहले ये तय होता था कि पंजाब में भी गवर्नमेंट एक पार्टी उसी पार्टी की है और फेडरल लेवल पे भी उसी पार्टी की है, तो फिर तो सवाल बहुत कम उठता था कि यहाँ से कोई और जीतेगा। लेकिन ये मामला लाहौर का कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि 25 जुलाई को भी जो इलेक्शन हुआ, बावजूद सारी कैंपेन के बावजूद, तमाम जो यहाँ पे इल्ज़ामात भी लगे मुख्तलिफ तरह के, उसके बावजूद भी एक बात बहुत साफ नज़र आई
कि लाहौर में नून लीग को आप हटाना या उनको हराना बहुत एक मुश्किल बात थी, और जो फ़र्क था साद रफ़ीक साहब का NA 131 में इमरान खान के ख़िलाफ़ 680 वोट्स या 700 वोट्स, वो बहुत कम था, बहुत छोटा सा था, और कहा जी बहुत नैरो था, और उसमें कहा यही जा रहा था कि अगर वो कॉन्टेस्ट में, वो तो कंपटीशन से निकले ही नहीं थे, वो तो कंपटीशन में ही रहे मुस्तकिल साद रफ़ीक, और कहा यही जा रहा था कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, इमरान खान साहब के अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो वो उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। या वो ये बात आप कह सकते हैं कि इमरान फैक्टर, इमरान खान की वजह से बन्नू की सीट भी वो शायद जीत गए, मगर दुरानी साहब तो कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल आप ये समझते हैं कि इमरान फैक्टर है और किसी और के लिए कंटेस्ट करना वो सीट इतना जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, एक इमरान फैक्टर तो है, एक फैमिली फैक्टर भी होता है कि अगर अकरम दुरानी नहीं लड़ेंगे तो जाहिद अकरम दुरानी आएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ। इसको आप अच्छा समझ रहे हैं या बुरा समझें, लेकिन इस तरह के जिस तरह के इलेक्शन पीटीआई ने लड़ा वो काफ़ी हैरान कुन था हमारे लिए, क्योंकि उसमें बहुत जोशो खरोश नहीं था, उसमें वो सब चीज़ें नहीं थी जो कि हम उसमें देखते हैं। हालांकि बहुत बड़ा इलेक्शन था, 35 सीटों का बहुत बड़ा इलेक्शन था, उसमें वो जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा था। आप इसमें तारीफ भी कर सकते हैं पीटीआई की कि उन्होंने इस तरह नहीं किया जैसे कि पिछली हुकूमतें करते रही हैं, बशमूल मुस्लिम लीग नून के, वो जिस तरह इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे, तो वो और उनके अगर मिनिस्टर्स को इजाज़त नहीं थी तो, लेकिन वो पेरीफरी पे रहते थे, इर्द गिर्द रहते थे, एक आदमी को इंचार्ज बनाया जाता था, बाकायदा उसके ऐलानात होते थे, उसको बाकायदा उसको दिखाया जाता था कि कितनी अच्छी कैंपेन जा रही है। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने नहीं की, और वो या तो बहुत कैजुअल ले गए उसको, या फिर उनको धड़ेबंदियां भी थी, सुना है, जरूरत नहीं जी थी। हुमायूं अख्तर खान साहब को अगर आप कहीं से एकदम से लाके टिकट देंगे तो जाहिर है फिर धड़ेबंदी तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि वलीद इकबाल को इनसे ज़्यादा वोट ले जाते, शायद इनसे भी कम वो वोट लेके जाते, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह की वो कैंपेन करते हैं, जितने शरीफ वो आदमी हैं, तो वो शायद इनसे भी कम वोट लेके जाते। लेकिन वो छोड़ देना बिल्कुल, और एक बाहर के आदमी को आके दे देना, और बिल्कुल अपनी पार्टी के मुखालिफ, और जो दूसरी पार्टी थी उसने उनको यूज़ किया कि ये तो हमसे टिकट भी मांगते रहे। दूसरी जो आपने फिर आप दूसरी भी जो नशिस्त है लाहौर में, जिस शहर में इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी एक ऐसा मजबूत आदमी खड़ा करें कि जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। वो लाहौर से बाहर तो नहीं है ना NA 124, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों जगह से आप भरपूर, चारों सीटों पे भरपूर तरीके से लड़िए। अब आपने जो 122 सीट थी उस पर भी एक मंशा संधू साहब को दिया, वो भी 2-4 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं। तो पीटीआई में काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं अब कि जो कई दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं। अब इनको चाहिए कुछ सोचें, कोई ऐसे लोग लेके आए जो ज़रा कम हारे हों इलेक्शन, और जिनका रिकॉर्ड ऐसा हो। उस्मान डार साहब, आप वज़ीर आज़म के करीबी साथी भी हैं और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के आप चेयरपर्सन भी हैं, मुझे ये बताइए कि आपने दुरानी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि 25 जुलाई का मैंडेट तो आपका था ही नहीं, मगर अशर साहब जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट एक आवाज़ रखते हैं, सहाफ़ी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जोशो खरोश था ही नहीं और काफ़ी बड़ा एक बाय इलेक्शन था। इसकी क्या वजह है? और हुमायूं अख्तर को इसलिए सामने ले आना, अपने लॉयलिस्ट को नज़रअंदाज करना, हालांकि आपने तो हमेशा से ये कहा है कि हम बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ हैं, हम लॉयलिस्ट को आगे लाते हैं, तो क्या वजह थी? क्या आप लोग समझ रहे थे कि आप बासानी जीत जाएंगे ये इलेक्शन? वो यू ओवर कॉन्फिडेंट? देखें, पहले तो मैं दुरानी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी मासूमाना गुफ्तगू कर रहे थे कि जी 25 जुलाई को जो था इनका मैंडेट चुराया गया। मुझे हैरानगी है कि अभी तक अपोजिशन जो है वो 25 जुलाई के इलेक्शन का रोना रो रही है, जबकि अब जो मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए हैं। तो कैसा मुमकिन है, मेरा सादा सा सवाल है, कि वो जमात अगर जो धांधली करके हुकूमत में आई है, और जिस तरह माजी में जब हुकूमतें इक़्तिदार में लोग आ जाते थे तो किस तरह वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। मैं कौम को NA 120 का इलेक्शन भी याद कराना चाहता हूँ, जब रातों रात सड़कें बनी, ट्रांसफार्मर लगे, गैस के कनेक्शंस तक दिए गए, और ज़कात और उशर के, और इन्होंने तमाम तर फंड्स वहाँ दिए। तो बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा अमल पाकिस्तानी कौम को देखने को मिला हो? तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अपोजिशन वालों को
मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, और उसके सिलसिले में जो भी जीता है ये जमहूरियत का हिस्सा है। अगर सारी सीटें हम जीत जाते तो फिर वही बात होनी थी जी कि धांधली हो गई है, इलेक्शन लूट लिया गया है। और मैं सुन रहा था लाहौर की नशिस्तों पे शायद हकान अब्बासी साहब को और हाजा साद रफीक साहब को, वो तो सुबह ही कह रहे थे जी अंदर एक फौज के जोर पे जी वो कह रहे हैं जी वोट इधर देना है उधर देना है। तो मैं आज इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो सीटें जीते हैं तो क्या जो अंदर खड़े थे उन लोगों ने इनको जितवाया है? तो अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, हमें नताइज तस्लीम करने चाहिए। हम नतीजा तस्लीम कर रहे हैं। अहम सवालात उठाए हैं। अलाउ मी अकरम दुरानी साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? उनका सवाल अपनी जगह पे है कि अगर हमें वाकई में इलेक्शन रिग करके लाया जाता तो फिर ये भी इलेक्शन रिग ही होते। देखिए जी, 25 जुलाई के इलेक्शन में और 14 अक्टूबर के इलेक्शन में फर्क क्या हुआ? फर्क ये था कि 25 जुलाई के इलेक्शन में हमारे 333 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 हमें नहीं दिए गए। उसके बाद गिनती पता नहीं किसने की और 3 दिन बाद फैसले सुनाए गए हैं जी। जिस तरह अदालतों के फैसले में रिजल्ट को महफूज किया गया और 3 दिन बाद फैसले हुए हैं, और आज का जो 14 अक्टूबर के इलेक्शन है हमें फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट। मेरा ख्याल है आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मियां जावेद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवक्को थी कि शायद वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, नहीं कर पाई। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि धड़ेबंदियां थीं, शायद जोशो खरोश से इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, या यही वजह थी? देखिए मनीज़, बात यह है कि इन्हीं पे फैसला छोड़ते हैं। इनके एक हारने वाले मेंबर ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि आप महंगाई ना करें, आप अपनी पॉलिसियाँ रिव्यू करें, आप तेल गैस के जो रेट बढ़ा रहे हैं ये इलेक्शन ज़िमनी के बाद बढ़ाएं। एक दूसरे इनके जो अटक से मेजर ताहिर सादक साहब हैं वो फरमा रहे थे कि ये मारूसी सियासत का जिक्र करते थे, ये इलेक्टेबल लोगों का जिक्र करते थे। मैंने इनको कहा था कि 25 जुलाई को जो आपने इलेक्शन जीता है वो इलेक्टेबल लोगों की वजह से जीता है, उनके वोटों की वजह से जीता है। वो पीटीआई का वोट कम था, इलेक्टेबल का ज़्यादा था, उनको मिला के आपने इलेक्शन जीते हैं। अगर आप, और तीसरा इनके सूबाई मिनिस्टर कह रहे हैं कि जनाब बड़ा फेयर फ्री इलेक्शन था और हमने कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरह अभी एक तजिया नगार मेरे भाई बात कर रहे थे। मैं किसकी बात मानूं? अगर तो मैं फेयर फ्री इलेक्शन की बात मानूं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा 25 जुलाई पर भी। 25 जुलाई को भी अगर फेयर फ्री इलेक्शन होते तो यकीनन फिर नतायज उस तरह के ना होते जो कल नतायज आए हैं। और अगर इनकी पॉलिसियों पर आएँ तो यकीनन इनकी फिर पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। और उसमें खाली महंगाई नहीं है, बात यह है कि इनकी खारजा पॉलिसी पर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को इनकी हमसायों के साथ तल्लुकात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को दाखिला पॉलिसी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को इनका सी पैक के हवाले से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज लोगों का कंसर्न है कि लोग इन्होंने 60 दिनों में किया क्या है। और एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बार बार बात हो रही है लाहौर की सीटों की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप देखें, अटक की सीट का भी देख लें, आप झेलम की सीट का भी देख लें, आप डेरा गाजी खां की सीट का भी देख लें, आप स्वात की सीट का भी देख लें, आप फैसलाबाद की सीट का देख लें, आप टोबा टेक सिंह की सीट का, मतलब कौन सी सीट ऐसी, पिंडी की सीट का देख लें। 4 निशिस्तें तो फिर भी इन्होंने ली है ना नेशनल असेंबली से। नाज बलोच साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, एक उस्मान डार साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारा शोर उठा के जी 25 जुलाई का इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, धांधली शुदा है, मगर अगर ऐसा सही होता और इनको लाया जाता तो फिर ये इलेक्शन कैसे साफ शफाफ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Munise, this government has unfortunately turned to be a very big disappointment for the people of Pakistan, especially for their own voters. It's very unfortunate कि आज इनके अपने वोटर्स जो है वो खुल के कह रहे हैं हमें जहाँ जहाँ, बिकॉज हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में उठते बैठते हैं. बिलीव यू मी, मुझे आम पाकिस्तानी, आम शहरी जो है मिलते, कहीं पर भी मिलते हैं, सब यही कहते हैं, जिन्होंने इनको वोट अगर किया है वो यही कहते हैं कि जी हमसे गलती हो गई है. और यहाँ तक कि वो वोट देने बाई इलेक्शन में लोग निकले ही नहीं, टर्न आउट इतना कम हुआ. उसकी वजह है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पिछले इलेक्शंस में इनको कोई सपोर्ट थी या आरटीएस हैंग हो जाना, ये तमाम चीज़ें, उसके ऊपर भी कमीशन कमेटियाँ वगैरह बन चुकी हैं, पार्लिमानी कमेटियाँ बन चुकी हैं. और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि गुज़िश्ता जो जनरल इलेक्शन रहे उसके अंदर आरटीएस सिस्टम हैंग हुआ था. ढाई दिन बाद नतीजों का आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है. ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं कह रही थी, इलेक्शन कमीशन के अपने एक अफसर की ऑडियो टेप भी मंजर आम पे आ चुकी है, जिसमें वो बाकायदा एक दिन पहले बता रहे हैं, हिदायतनामा दे रहे हैं कि आरटीएस जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, लिहाजा लोगों को लिख कर दे दिए जाएं रिजल्ट्स. तो ये इस किस्म का फ्लॉड मैकेनिज्म के तहत जो इलेक्शन हुए थे उसमें बिल्कुल सवाल उठते हैं, सवाल पैदा होते हैं. ये नहीं है कि इलेक्शन में पीटीआई जीत के हुकूमत बना दी तो इलेक्शन फेयर हो गए और अगर दूसरे जीते तो इलेक्शन में धांधली है. ये जो रवायत पीटीआई कायम करी, आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस में इनके रिजल्ट, मुझे इधर एक वक्फा लेने दीजिए. आपने बहुत सारी जो हैं पॉइंट्स उठाए हैं, इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है और उस्मान साहब से भी जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, मगर ये सब कुछ हम करेंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. कल होने वाले ज़िम्मी इंतखाब के बारे में हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ हैं अशर रहमान साहब. अशर साहब, ये बताइए कि इस इलेक्शन के बाद 4 सीटें कौमी असम्बली की नून लीग की ज़्यादा बढ़ी हैं और 6 सीटें पंजाब असम्बली की ज़्यादा बढ़ी हैं. अब इसका क्या असर होगा कौमी सियासत पर? और पंजाब चूँकि एक बड़ा सूबा है तो वो भी बाअसर होता है कौमी सियासत के ऊपर, तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को, क्या असरात होंगे? देखिए, इसका सीटों का मामला है, जो उनका नंबर ऑफ सीट्स है, उससे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन मजमूई तौर पे जो इलेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा असर होगा. और मेरा ख़्याल है कि इसमें खूबसूरत बात यह है कि जो NA 131 से जो बात शुरू हुई थी 2013 में, जब साद रफ़ीक साहब से, और जब से धरना वहाँ से शुरू हुआ और डिफेंस लाहौर से और सब कुछ, वहीं से वो बात अब इस दफ़ा आगे लेके चलेंगे. और ये जो रिफॉर्म है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, जिसमें कि धांधली के इम्कानात कम से कम हो, इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन ये जो है कि इस पर कोई बहुत बड़ा कोई एक इस तरह का असर नहीं पड़ेगा. लेकिन ये कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एक बदमज़गी ज़रूर पैदा हुई है पीटीआई के लिए, या एक किरकिरापन अभी भी उन्होंने शुरू ही किया है. अभी वो अपनी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं इमरान खान साहब और दीगर जो चीज़ें हैं, और उससे ये लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो कर भी रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही हैं. उसमें इस एक बाब का इजाफा हो गया है, जो वो ये है कि आप इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में कैसे हिस्सा लेते हैं, कैसे आप अपनी एडवांटेज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई उसको गलत तौर पे यूज़ करें, लेकिन जो आपके पास जो चीज़ मौजूद है, जो एडवांटेज है आपके पास, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आगे चलते हैं, ये चीज़ें समझने की हैं. और ये मेरे ख्याल है कि एक इनको काफ़ी दिक्कत होगी लोगों को समझाने में कि हमसे कैसे हो गया. बाकी ये कि जो सीटें हैं, 4 सीटें अगर उनकी बढ़ जाएंगी, वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं. और पंजाब में भी उनको देखा जाए तो उनके पास अभी काफ़ी कुछ है, उनके एलाइज भी जीते हैं. ये कहना कि जी पीटीआई 4 सीटें, जो उनके एलाइज हैं, PMLQ जीती है, तो वो PMLQ की बड़ी कामयाबी है. एक ऐसी पार्टी जो कि जो बहुत छोटी सी एक पार्टी है, वो उसकी 2 सीटें बढ़ी हैं. तो ये जितना, और कुछ लोग ऐसे नए आ रहे हैं जिनकी आवाज़ कह रहे हैं कि आपका जो एक हुआ था, एक मोमेंटम आपका बना था इस इलेक्शन के बाद, उसके ऊपर आप बिल्ड नहीं कर पाए. ज़िम्मी इंतखाबात में आपके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, इतना अच्छी कारकर्दगी नहीं रही. तो आज इमरान खान साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, क्या उसके ऊपर आपने जायज़ा लिया कि इसकी क्या वजूहात थी और क्या इसके ऊपर जो आपकी पार्टी है वो कोई ना कोई सलूशन निकालेगी, बातचीत करेगी, जायज़ा लेगी? देखिए, उस मीटिंग में तो ज़्यादातर जो डिस्कशन हुई वो आइंदा जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं
जो एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रिफॉर्म्स की जा रही हैं, उस पर बात की गई है। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी बड़ा वावेला कर रहे हैं कि हम शायद सीटें हार गए हैं। देखिए 2 से 3 शायद हम सीटें निकाल सकते थे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो PTI की सीटें तमाम जमातों से ज़्यादा हैं, हमारे वोट भी इन सबसे ज़्यादा हैं। ये तो नहीं हुआ कि PTI कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गई है। हमारी 13 सीटें हैं, 11 लाख के करीब हमारे वोट हैं, और वोटों के तनासब भी माशाल्लाह सबसे आगे हैं, सीटों के तनासब में भी आगे हैं। अब लाहौर की मैं बात करना चाहता हूँ, अब मेरी बात सुने। लाहौर, क्या आप लोगों ने भी तो जायजा लिया होगा अपनी कारकर्दगी पे कि हम समझ रहे थे कि क्लीन स्वीप हो जाएगी? मैं समझता हूँ, ये मेरा जस्ट फॉर्म गवर्नमेंट 2.5 मंथ्स अगो हुआ क्या? देखिए मैं आपको अपना ज़ाती एनालिसिस देता हूँ। देखिए हमारे तमाम जो सीनियर लीडरशिप थी वो तो वैसे ही नहीं जा सकते थे, चूँकि गवर्नमेंट में है, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर्स है, और माजी में भी आपको पता ही है क्राउड पुलर जो हैं वो इमरान खान साहब ही रहे हैं, माशाल्लाह आपने हमारे जलसे भी देखे हैं। तो गवर्नमेंट जो थी वो तो अंगेज थी अपनी पॉलिसीज़ पे, जो उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है 100 डेज़ एजेंडे पे। तो हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने, मैं उनको भी हिराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त फाइट पुट की है, जो जीते भी हैं, जो हारे भी हैं। देखो उन्होंने खुद से सिंगल हैंडेडली ये इलेक्शन लड़ा है, और लाहौर के जो हमारे उम्मीदवार थे मैं उनको भी हिराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए PMLN वाले वहाँ पिछले 25-30 सालों से बाकायदा मुसल्लत हैं, और सेंट्रल पंजाब का जो बेल्ट है यहाँ इनकी काफ़ी स्ट्रांग ग्रिप है PMLN की, और पंजाब का जो बजट है, देखिए पंजाब का लाहौर से ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत मुश्किल इलेक्शन था। और देखिए मगर जावेद साहब इनकी बात जो है ये एक सेकंड, जो इनका तख्ते लाहौर जो ये क्लेम करते रहे, पंजाब का जो बजट था पिछले 10 सालों में 50% से ज्यादा तो ये लाहौर पे लगाते रहे हैं। अगर ये लाहौर की सीट हार जाते तो अच्छा, शायद अब इधर ही रुक जाएं। उस्मान साहब, चूंकि आपने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रेज किया है, मुझे उसके ऊपर बात करने दें। जावेद साहब, जिस तरह इनका कहना है कि जी हम जितने भी वुज़रा थे हम जाके कैंपेन नहीं कर पाए, इसी वजह से शायद हमारा वो रिजल्ट नहीं निकला, और वाकई में हमने देखा है कि इनके वुज़रा जो है उन्होंने जाके कैंपेन नहीं की। एक ये भी तो वजह हो सकती है कि इनकी कारकर्दगी शायद इतनी अच्छी नहीं रही। हाँ, बात आप सही कह रही हैं, इसलिए मियां साहब को मैंने देखा है कि कैंपेन शेख रशीद कर रहे थे, कैंपेन जो है गुलाम सरवर कर रहे थे, कैंपेन असद कैसर कर रहे थे, कैंपेन जो है परवेज़ खटक कर रहे थे, मैं किसका नाम और लूँ, कैंपेन फात कर रहे थे। बात यह है कि अगर इस तरह आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये भी फिर आपको कहना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ को इलेक्शन से पहले किस तरह गिरफ्तार किया गया। फिर आप ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ का जो एक बेगम कलसूम नवाज साहबा के हवाले से 40वें तक वो नहीं निकल रहे थे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, उसके क्या असरात जो हैं पार्टी वर्कर पर नहीं जा रहे थे, क्या वो बाहर निकल रहे थे। और दूसरा इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा कि जनाब NA 120 का जो इलेक्शन हुआ था माजी में, तो उस वक्त तरक्याती काम कैसे हुए थे। तो इनको मनेज़े ये भी इकरार कर लेना चाहिए कि उस वक्त मुस्लिम लीग के वोटर सपोर्टर्स को, उनके चेयरमैन्स को किस तरह उठाया जा रहा था, ये इनके इल्म में मेरा ख्याल नहीं है। और ये एक बात करते हैं कि जनाब हमें वोट तो ज़्यादा मिला, हमने सीटें इस तरह ली 14 अक्टूबर के हवाले से। तो मैं इनकी खिदमत में ये भी गुजारिश कर दूं कि 4,75,332 वोट मिले मुस्लिम लीग नून को 14 अक्टूबर को, और PTI को जो मिले हैं वो 4,59,000 कोई 231 वोट मिले। अब मैं ये कहूँगा कि क्या इसके बावजूद भी आप देखें कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हम हुकूमत में होने के बावजूद हमने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की, तो मैं फिर आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा जो आपने ख़ुद पहले कहा था कि 2018 का जो इलेक्शन था उस शायद मेरे भाई बात कर रहे थे, वो जो तजिया नगार हैं, उन्होंने कहा था जी अशर साहब, उन्होंने ये फरमाया था कि 2013 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में
इनका तो कोई कसूर नहीं था पीटीआई का, वहां तो उस वक्त केयर टेकर थे। तो भाई 2013 में भी तो केयर टेकर थे, उस वक्त इल्जाम तो हम पे था, और क्योंकि बेनिफिशियरी हम थे, आज बेनिफिशियरी ये है। ये नुक्ता आपने जो उठाया है उसमें दम जरूर है, मगर मैं इधर नाज बलोच साहिबा की जानिब भी आना चाहती हूं, मगर मैं आपसे इजाजत मांगना चाहती हूं कि अनफॉर्चुनेटली वक्फे का टाइम आ गया है। वक्फे के बाद नाज साहिबा मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, चूंकि आपको वक्त कम मिला है। मुझे इजाजत दीजिए, छोटा सा वक्फा लेना है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी नहीं रही, एक तरीके से कह सकते हैं पंजाब के अंदर, जहां उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या प्लान्स है पंजाब के अंदर, ये भी इनसे पूछना है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कल जो हुए हैं ज़िम्मी इंतखाबात उन पर। अशर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छी बात थी? चूंकि उनको बहुत सारे लोग कहते थे कि कम से कम उनको मैदान में तो आना चाहिए, कम से कम इलेक्शन तो लड़ना चाहिए, हारे जीते वो तो होता है इलेक्शंस के अंदर, मगर मैदान में रहना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इससे उनके वोट बैंक के ऊपर असर होगा। जी बिल्कुल, हमें तो समझ आती नहीं है ये चौधरी मंजूर की जो सियासत है उसकी, बिल्कुल हमें तो समझ आती नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमारे लाहौर में या दीगर जगहों पे भी जो हैं लोग वो नून लीग के हक़ में बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल हमारी समझ से बालातर है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो नून लीग उनसे पीपल्स पार्टी से मांग रही थी कोऑपरेशन, तो पीपल्स पार्टी उनको कोऑपरेशन नहीं दे रही थी, चाहे वो वोट का मसला हो नेशनल असम्बली में या कहीं भी। और इससे जो मैसेज ये दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी इस बात को से डर रही है कि शायद उसका भी एहतसाब आगे होने वाला है। लाहौर में ये बात आम तौर पे कही जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत है। और यहाँ पे भी उन्होंने अपने लोग, मिसाल के तौर पे NA 131 में एक जो नौजवान उनका खड़ा किया हुआ था उन्होंने, आसिम नाम था उनका, वो 6-7 हज़ार वोट लेके गए थे पहले, और वो उनकी कैंपेन का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, मैं इलेक्शन जीतने नहीं आया हूँ। तो एक प्रेजेंस काफ़ी दिनों बाद एक कोई थोड़ी बहुत कहीं प्रेजेंस नज़र आती थी, और वो बिल्कुल उसको छोड़ दिया। दूसरी एक सीट थी जिसमें कि जो समीना खालिद घुरकी के नीचे आती है, जिसमें कि सैफुल मलूक खोकर जीते हैं, उसमें भी उन्होंने बंदा वहां से हटा लिया अपना। तो ये हमारी समझ से तो बाला तरह की, क्या वो बिल्कुल लाहौर को उन्होंने छोड़ दिया है? चले नाज बलोच साहिबा से पूछ लेते हैं। नाज साहिबा, आपने अशर साहब की बात सुन ली, आप इससे क्या कहेंगे? महदूद रह गई है। देखें, पीपल्स पार्टी जी नाज साहिबा, जी पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त पहली दफा नहीं आया, इससे पहले कईयों दफ़ा पीपल्स पार्टी पे आमिरों ने आके ज़रब लगाने की कोशिश की, चाहे वो जनरल ज़िया हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, और लोग कहते रहे कि शायद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ना ख़त्म होने वाली एक वो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वी एग्जिस्ट इन द ग्रास रूट। आज भी हमारा वर्कर मौजूद है, आज भी हमारा जाला मौजूद है। मैदान क्यों छोड़े हैं? सवाल ये है कि आप मैदान क्यों छोड़े हैं? अगर आपने जनरल इलेक्शंस के अंदर उस तरीके से सीट एडजस्टमेंट नहीं की तो व्हाई इन द बाय इलेक्शंस? नहीं, मैं गुजारिश, और आप कोऑपरेट भी नहीं कर रहे PMLN से, जिस तरह के अशर साहब ने पॉइंट आउट किया। जी देखें, बात यह है कि सियासत के अंदर मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ किस्म के फैसले करने पड़ते हैं, और ये जो फैसला किया गया उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त हमें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हुई, और स्पेशली जो मीडिया ट्रायल चलाया गया पीपल्स पार्टी का, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत की जमात है, उसने तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर चोर डाकू डकैत और उससे नीचे थी कोई बात करनी ही नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसने हमेशा आवाम को रिलीफ दी, सब्सिडी दी, मुश्किल हालात में जब $147 पे पर बैरल तेल की कीमत थी, उस वक्त भी हमने सस्ती लोगों को बिजली दी। वो बातें अपनी जगह 18वीं तरमीम दी, NFC अवार्ड दिया। नहीं, मगर मैं तो आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रही हूं। पंजाब के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? मेरा तो सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, मैं आपके सीधे सवाल का, बिल्कुल सही है, सवाल बहुत सीधा है, विक्टिमाइज किया गया, मगर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपको यही बता रही हूँ, आपका सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन